नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा टीवी शो। सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। पहली बड़ी खबर आज जिस पर विस्तार से बात होगी, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। पहली बार कैमरे पर पूरी मीटिंग का लाइव प्रसारण हुआ है। 5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा था वो पूरा होने जा रहा है। सत्ता का समंदर वापस आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर, कल शाम को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह है। मंगल घड़ी आई लेकिन बाकी है लड़ाई। शिंदे और अजीत पवार भी कल डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे, लेकिन मंत्रालय को लेकर जो पेच उलझा था वो अभी भी उलझा हुआ है। राहुल गांधी आज संभल जाने के लिए दिल्ली अपने घर से निकले थे, लेकिन यूपी पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया और हुआ कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लोग परेशान हुए, दफ्तर समय से पहुंच नहीं पाए। इसको लेकर भी रिपोर्ट हमने तैयार की है। और साथ ही सुबह गोल्डन टेम्पल के बाहर पहरा दे रहे पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर गोली चल गई। गनीमत यह रही कि सादी वर्दी में तैनात सुरक्षाकर्मी ने बंदूक का मुंह मोड़ दिया, नहीं तो अनहोनी हो सकती थी। बादल को बचाने वाले बाहुबली से आपको मिलवाएंगे आज। दक्षिण कोरिया में कल रात 6 घंटे का मार्शल लॉ लगा। एक तरीके से आप इसे इमरजेंसी कह सकते हैं। अब इसके पीछे पत्नी के बैग की एक थियरी चल रही है। जानेंगे वो थियरी आखिर क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से है। बात जरा उत्तर प्रदेश की, जहां संभल को लेकर सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संभल के लिए निकले थे, लेकिन पहुंच पाए नहीं। दिल्ली के गाजियाबाद बॉर्डर पर ही यूपी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने जितने तर्क दिए एक भी माना नहीं गया। एक्सप्रेसवे पर 2 घंटे से ज्यादा इंतजार के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी कांग्रेस के नेताओं को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन राहुल तब बढ़ते ना जब पुलिस उन्हें बढ़ने दी। यूपी पुलिस को साफ निर्देश थे कि संभल में 10 दिसंबर तक किसी भी तरह का सियासी टूर बैन है। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूँ, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूँ, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको मुझे दिया नहीं जाता। प्रियंका गांधी ने भी समझाया कि राहुल नेता प्रतिपक्ष हैं, संभल जाना चाहते हैं तो ये उनका अधिकार है, लेकिन पुलिस ने फिर भी संभल का रास्ता नहीं खोला। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। यूपी पुलिस ने कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को भी यूपी में जहां तहां रोक लिया जो राहुल गांधी को रास्ते में ज्वाइन करने वाले थे या सीधे संभल पहुंचने वाले थे। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के नेता हैं, संवैधानिक पद है। आप हमें संभल जाने नहीं दिया जा रहा। संभल क्या उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है? वहीं NH9 पर 2 घंटे कार में बैठे रहने के बाद राहुल और प्रियंका को यू टर्न लेना ही पड़ा। उनके साथ सारे कांग्रेसियों को अपनी गाड़ियां वापस दिल्ली के रास्ते पर मोड़नी पड़ी। राहुल गांधी को रोकना कई विपक्षी दलों को गलत लगा। उन्होंने कहा कि राहुल संभल चले जाते तो यूपी सरकार एक्सपोज हो जाती, इसीलिए रोक दिया। यूपी गवर्नमेंट ऐसा क्या छुपाने की कोशिश कर रही है जिस वजह से विपक्ष को रोका जा रहा है। अब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जा रहे हैं तो इतनी इलेबोरेट बैरिकेडिंग की है जैसे जनता को तकलीफ हो। अगर उनको रोका जाता है तो दिखाता है कि कुछ न कुछ छुपाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन बीजेपी ने कहा संभल में ये वक्त सियासी सैर सपाटे का नहीं है। बीजेपी ने अचानक हमदर्दी जागने
और अचानक टूर बनाने पर सवाल उठाए। प्रतीत होता है कि दोनों पार्टियों के बीच हो रही अपने कोर वोट बैंक की प्रतिस्पर्धा से प्रेरित यह प्रयास है। कानून का सम्मान करना चाहिए। 10 तारीख तक वहां सबको रोक लगाया गया है, फिर भी राहुल गांधी अगर जा रहे हैं तो लगता है कल अखिलेश यादव आगे बढ़ गए संभल पर बोल करके, उसी की खाना पूर्ति करने और पॉलिटिकल टूरिज्म करने। अनुमान था कि राहुल का रास्ता रोकने पर समाजवादी पार्टी भी शोर मचाएगी, लेकिन यूपी में कांग्रेस की पार्टनर ने तो आज राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिए। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। पुलिस तो वहां किसी को जाने ही नहीं दे, लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर जितनी देर राहुल गांधी अड़े रहे, पुलिस का ड्रोन आसमान से भी नजर रख रहा था। कांग्रेसी किसी भी रास्ते से संभल न पहुंचने पाए, इसके लिए रूट के हर टोल नाके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। देखिए, संभल जाने पर कोई परमानेंट रोक तो है नहीं। राहुल गांधी आज नहीं जा पाए तो 10 दिसंबर के बाद चले जाएंगे, लेकिन उनके आज ही जाने की जिद में हजारों लोग टाइम से अपने काम पर नहीं पहुंच पाए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ऐसा जाम लगा कि लोग बेहाल हो गए। दिल्ली टू मेरठ NH9 देश का सबसे चौड़ा 14 लेन का एक्सप्रेसवे, जिसके उद्घाटन पर प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया था। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चरण गाजीपुर बॉर्डर पर क्या रुके? ऐसा जाम लगा जो लोगों ने 3 साल में नहीं देखा। संभल जाना है तो चुपचाप चले जाते। मीडिया चाहिए थी, अटेंशन चाहिए था, पूरा हल्ला मचाया, यहाँ इतने सारे खड़े कर दिए। दुखी कौन हो रहा है? जनता। इधर राहुल गांधी पुलिस को मना रहे थे, उधर जाम में फंसे लोग बौखलाने लगे। राहुल बात करते करते कार की छत बजाने लगे, लोग कार के हॉर्न बजाने लगे। राहुल कार की छत बजा रहे थे, लोग गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। किसी की कोर्ट की हियरिंग थी, किसी को रिश्तेदार के यहाँ उठावने में जाना था। कोर्ट में जाना था, मुझे पता नहीं था ये पीछे रोक देते। मैं 1 घंटे से फंसा हूँ, मेरे तो अब 4 महीने बाद की डेट मिलेगी मुझे। परेशानी तो है ही, लेकिन हमारे तो वहाँ कोई गुजर गया ना, इसलिए जाम में ऐसे भी थे जिनकी परीक्षा थी, लेकिन कांग्रेस के जाम में आज परीक्षा छूट गई। करीब 1.5 घंटा हो गया और हमारी बेटी का एग्जाम है मेरठ के अंदर 1 बजे से। आगे जा नहीं सकते थे क्योंकि कांग्रेस बैठी थी, पीछे कैसे जाएं? कारें ही कारें थी। घंटों फंसे रहने के बाद जो टैक्सियों में थे, भाड़ा देकर वहीं से पैदल चल पड़े। जो अपनी कारें छोड़कर नहीं जा सकते थे, वो नीचे उतरकर झगड़ने लगे। दाएं या बाएं, कहीं से तो रास्ता दे दो कि लोग निकल जाएं। लेकिन जब कहने का कोई असर नहीं पड़ा तो कुछ लोग राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगे। ले देकर 3 घंटे बाद रास्ता खुला, जब राहुल गांधी ने अपनी कार वहां से हटाई। जाम हटते ही सबसे पहले एक एम्बुलेंस बड़ी तेजी से गुजरी। पता नहीं कितनी देर से किसी मरीज की सांस संभल की सियासत में अटकी हुई। बात करते हैं किसानों की। क्या देश में फिर से किसान आंदोलन का माहौल बन रहा है? ग्रेटर नोएडा में आज किसान महापंचायत से संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस बार लखनऊ में ट्रैक्टर लेकर घुसने की चेतावनी दे दी। 3 साल पहले भी उन्होंने ऐसी ही चेतावनी दी थी, तब सीएम योगी ने जवाब भी दिया था। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर 2 दिसंबर जैसा टकराव कल फिर होने का अंदेशा है, क्योंकि किसान नेताओं ने कल फिर दलित प्रेरणा स्थल पर धरना देने का ऐलान किया है। आज ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर किसानों की महापंचायत रखी गई। मंच से किसान नेताओं ने फिर अपनी मांगों की लिस्ट दोहराई और लंबे आंदोलन की चेतावनी दी। आज की महापंचायत में सिर्फ पश्चिमी यूपी के किसान थे। राकेश टिकैत भी शामिल होने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें अलीगढ़ के टप्पल में हिरासत में ले लिया, थाने ले गई। राकेश टिकैत ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी और आंदोलन को दबाया तो किसानों को अपने ट्रैक्टरों की ताकत अब लखनऊ जाकर दिखानी पड़ेगी। अगर इसका समाधान नहीं होता तो हम ट्रैक्टर यात्रा शुरू करेंगे यहाँ से लखनऊ की। अब लड़ाई आर पार की होगी।
राकेश टिकैत ने 2021 में भी लखनऊ में ट्रैक्टर लेकर घुसने की चेतावनी दी थी। तब सीएम योगी आदित्यनाथ का जवाब भी बहुत सुर्खियों में था। योगी ने कहा था, अगर कोई कानून से खिलवाड़ करेगा तो उसका उसी तरह से स्वागत होगा। दिल्ली और लखनऊ में अंतर है, यहाँ का चाल चलन भी उसी तरीके का है। हालांकि दलित प्रेरणा स्थल से कल गिरफ्तार किए गए 126 लोगों को महापंचायत की मांग के बाद आज रिहा भी कर दिया गया, लेकिन किसान नेताओं के लिए ये काफी नहीं है। ग्रेटर नोएडा में ये टकराव सिर्फ ग्रेटर नोएडा की सीमा और यहीं के किसानों तक था। इस आंदोलन के तहत यहाँ के किसान पुराने अधिग्रहण कानून के तहत 10% प्लॉट और मुआवजे में 64.7% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। वहीं 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि पर वो 4 गुना बाजार मूल्य और विकसित भूखंड का 20% हिस्सा चाहते हैं। लेकिन अब किसान नेताओं की मांगों में MSP गारंटी और कर्ज माफी फिर हवा हो रही है। इस तनाव के बीच केंद्र सरकार ने किसानों की हर मांग पर विचार के संकेत भी दिए हैं। हम किसानों से संवाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। किसान यदि हमारे पास आए तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं, यदि वो वहां बुलाए तो वहां जाने के लिए तैयार हैं। कोई किसान, क्योंकि इस देश का किसान महान है, अन्नदाता है और उसकी पीड़ा वो हमारी पीड़ा है। वो जो ही बताए हम तैयार हैं, उनके बीच में जाने के तैयार हैं। इन सब के बीच किसान संगठनों के 6 दिसंबर के दिल्ली कूच पर भी नजरें बनी हुई हैं। पैदल मार्च रोकने के लिए हरियाणा में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अंबाला में धारा 163 लगा दी गई है। बिहार में तेजस्वी यादव ने अपनी चुनावी यात्रा शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव की ये यात्रा बीजेपी के खिलाफ कम और ओवैसी और पीके के खिलाफ ज्यादा नजर आ रही है। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर मुंगेर पहुंचे। पहले बंद कमरे में बात हुई, फिर मुस्लिम समुदाय के मशहूर धार्मिक और शिक्षण संस्थान खानका रहमानी पहुंचे। तेजस्वी ने यहां पढ़ने वाले छात्रों से बात की। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधि श्री भी साथ थी। लोगों ने कहा तेजस्वी के हाथ को मजबूत करना है। तो हम लोग चाहते हैं मुंगेर वासियों से कि आप लोग तेजस्वी जी को वोट करें। इस बार तो उसी के साथ है जो काम करेगी। जैसे तेजस्वी जी कुछ दिन रहे और अच्छा काम किए, बढ़िया काम किए। महंगाई बढ़ रही है, सबके लिए है, सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है। तो उसको कम करने के लिए हमारे तेजस्वी भैया काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, हम लोग उनके साथ देंगे। तेजस्वी का ये दौरा मुस्लिम राजनीति के लिए अहम इसलिए भी है क्योंकि इस बार बिहार में 17% मुस्लिम वोट बैंक के कई दावेदार हो गए हैं। नंबर 1 पर तेजस्वी और कांग्रेस का महागठबंधन है। दूसरे दावेदार प्रशांत किशोर हैं। तीसरे दावेदार ओवैसी हैं। पहले जेडीयू को भी मुस्लिम वोट बैंक का दावेदार माना जाता था, लेकिन पिछले महीने ही ललन सिंह ने ये कहकर सियासी सनसनी फैला दी कि मुस्लिम जेडीयू को वोट नहीं देते। तेजस्वी जिस इलाके में पहुंचे वो इलाका ललन सिंह का है। तेजस्वी ने खानका की इस यात्रा के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि उनकी पार्टी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ खड़ी है। तेजस्वी ने आमिर शरीयत, हजरत मौलाना अहमद वली, फैसल रहमानी से करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत की। तेजस्वी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के रहनुमा वही हैं। वैसे उनके लिए मुस्लिम वोट जरूरी इसलिए भी है क्योंकि CSDS का आंकड़ा कहता है साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 76% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया था। एनडीए को महज 5% मुस्लिम वोट मिला था। ओवैसी के गठबंधन को 11% मुसलमानों ने वोट किया था। तेजस्वी अपनी यात्रा के जरिए अपने वोट बैंक को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है क्या 1 घंटे में 3 जिले के लोगों से मुलाकात कर लेंगे, जैसे कि उनके आला अधिकारी जो है हमेशा चुनिंदा लोगों को ही जनता दरबार में लाया करते थे। क्या माननीय मुख्यमंत्री अपनी ही जनता से केवल बात करने के लिए, संवाद करने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च करेंगे? पिछले महीने हुए उपचुनाव में मुस्लिम वोट तेजस्वी से टूटा, जिससे आरजेडी को नुकसान हुआ। जेडीयू के नेता कह रहे हैं तेजस्वी पर बिहार को भरोसा नहीं। अब पछताया क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब दरअसल जमीन सरक गई है। साख और विश्वसनीयता तेजस्वी जी की दाव पर लग गई है। इसको संभाल पाना विधानसभा चुनाव में उनके लिए असंभव है और 225 सीटें अगर हमने जीतने का लक्ष्य रखा है तो हम उसे हासिल करेंगे। 15 दिसंबर से नीतीश कुमार भी बिहार में महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी मुस्लिम वोट मजबूत करने में जुटे हैं तो नीतीश महिला वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। बिहार में चुनाव अगले साल होने हैं।
लेकिन दोनों खेमों में रणनीतिक तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने सजा सुनाई थी। इस सजा का पालन करने के दौरान उन पर जानलेवा हमला करने की आज कोशिश हुई। एक शख्स ने महज चंद कदम की दूरी से ही सुखबीर बादल पर गोली चलाई थी। भला हो उस बाहुबली पुलिस वाले का जिसने आरोपी से हथियार छीन लिया। जनहित में बादल को बचाने वाले उस बाहुबली की पूरी कहानी। चंद कदम दूर खड़ी थी मौत। सूझबूझ से चंद सेकंड में मौत को मात। लगातार बाल बाल बच गए सुखबीर बादल। गले में गुनाहों की तख्ती टांगे सुखबीर सिंह बादल आज दूसरे दिन स्वर्ण मंदिर के मुख्य द्वार पर पहरेदारी कर रहे थे। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए श्रद्धालु आ जा रहे थे। इस दौरान नेवी ब्लू रंग की पगड़ी, खाकी जैकेट और काली पैंट में एक शख्स कैमरे के फ्रेम में दाखिल होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सुखबीर बादल के करीब पहुंचते ही हथियार निकालने के लिए हाथ जेब में डालता है। सुखबीर बादल के बगल में खड़ा शख्स स्थिति को समझते हुए उसकी तरफ झपट पड़ता है, लेकिन तब तक गोली चल जाती है। जो निशाना सुखबीर बादल पर साधने की तैयारी थी, वो गोली गुरुद्वारे के मुख्य द्वार पर निशान छोड़ गई। स्वर्ण मंदिर के गेट पर सुखबीर बादल पहरा दे रहे थे, जहां उनके ऊपर फायरिंग हुई। हम बिल्कुल स्वर्ण मंदिर के गेट पे खड़े हैं। ये स्वर्ण मंदिर का गेट है, जहां पे एक कुर्सी के ऊपर सुखबीर बादल बैठे थे दरबान के तौर पे। एक नारायण सिंह चौड़ा नाम का शख्स आता है और अपनी कमर में से जो है पिस्तौल निकाल के फायरिंग की कोशिश करता है। पूर्व सीएम सुखबीर बादल जानलेवा हमले में बाल बाल बचे। हमले के दौरान दूसरे कैमरे में भी घटना की तस्वीर कैद हुई। हमलावर के बारे में और जानकारी आगे देंगे, पहले उनके बारे में जानिए जिन्होंने बादल को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। चीते जैसी चाल और बाज जैसी नजर के साथ जिस पुलिस वाले ने गोली चलाने वाले की तरफ झपट्टा मारा, उनका नाम जसबीर सिंह है। जसबीर सिंह पंजाब पुलिस के एएसआई हैं और सरकार ने उन्हें सुखबीर की सुरक्षा में तैनात कर रखा है। जसबीर सिंह हमेशा सुखबीर सिंह बादल के साथ साए की तरह रहते हैं। आज भी जब सुखबीर सजा भुगत रहे थे तो जसबीर उनके साथ सादे कपड़ों में खड़े थे। पहले तो लगा कि शायद पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता है, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने आरोपी को धर दबोचा, उसके बाद हर कोई उनके बारे में जानना चाह रहा था। इस जिज्ञासा को शांत किया पंजाब पुलिस ने जसबीर का वीडियो जारी करके। वो बंदे दा ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਿਸਟੈਡੀ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ गिरफ्तार कर लिया। जसबीर सिंह की बहादुरी के लिए पंजाब पुलिस ने उन्हें सम्मानित करने की मांग की। एएसआई जसबीर सिंह 22 साल से बादल परिवार की सुरक्षा में तैनात हैं। अभी उनकी ड्यूटी सांसद हरसिमरत कौर बादल की सुरक्षा में है। हरसिमरत सुखबीर बादल की पत्नी है और घटना के वक्त स्वर्ण मंदिर पहुंची थी। जसबीर भी साथ थे और वे सुखबीर के पास ही रुक गए थे। सुखबीर सिंह बादल बेअदबी के मामले में श्री अकाल तख्त की तरफ से दी गई धार्मिक सजा भुगत रहे हैं। सोमवार को सजा मिली थी। कल मंगलवार को उन्होंने स्वर्ण मंदिर के गेट पर पहरा दिया। आज सजा का दूसरा दिन और आज ही गोलीकांड हो गया। कल दूसरे गुरुद्वारे में सजा भुगतने के लिए उन्हें जाना है। तो सुखबीर बादल पर जानलेवा हमले की कोशिश और इसके बाद सियासी पारा हाई है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाने वाली आम आदमी पार्टी इस गोलीकांड से बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी और कांग्रेस पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल पूछ रहे हैं। हमलावर की जो जानकारियां सामने आई हैं, वो सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। हमलावर ने कल भी रेकी की थी और आज भी स्वर्ण मंदिर में रेकी की तस्वीर सामने आई। हमले से ठीक पहले हमलावर गुरुद्वारा परिसर में घूम रहा था, जिसकी पहचान नारायण सिंह चौड़ा के रूप में हुई है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उसकी क्राइम कुंडली सामने आ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नारायण सिंह चौड़ा
कट्टरपंथी संगठन लिबरेशन फोर्स अकाली फेडरेशन से जुड़ा है। 2013 में गिरफ्तार भी हो चुका है। 2010 में अमृतसर में एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। 1984 में नारायण सिंह चौड़ा पाकिस्तान गया। आतंकवाद के दौर में इसने हथियार और विस्फोटक की तस्करी भी की थी। पंजाब की मशहूर बुडेल जेल ब्रेक में भी आरोपी रहा है। बताया जा रहा है कि जब से सुखबीर बादल ने गुनाह कबूल किए तो उसके बाद से ही सिख समुदाय में उनके खिलाफ गुस्सा है। इसी गुस्से को नारायण सिंह चौड़ा सुखबीर बादल की हत्या के जरिए और हवा देना चाहता था ताकि पंजाब में अलगाववाद बढ़े। हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। इसमें नारायण सिंह चौड़ा जो के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है जिनका, उनको गिरफ्तार किया गया, केस रजिस्टर कर दिया और हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सबको अपील करना चाहता हूं कि माहौल शांति बनाए रखें और पुलिस का सहयोग करें। पुलिस खुद मान रही है कि नारायण सिंह चौड़ा का आपराधिक इतिहास काफी पुराना है, तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि इतना खतरनाक अपराधी खुलेआम कैसे घूम रहा था। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने कल रात अपने देश में मार्शल लॉ लगाया। कहा विपक्ष के लोग नॉर्थ कोरिया से मिले हुए हैं, लेकिन 3 घंटे के भीतर भीतर वहां की संसद ने उनका फैसला पलट दिया। मार्शल लॉ यानी फौजी शासन लगने के बाद साउथ कोरिया की संसद में सेना और प्रदर्शनकारी एक दूसरे को अंदर जाने से रोक रहे थे। कल रात साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सू क्योल ने विपक्ष को नॉर्थ कोरिया का हमदर्द बताते हुए मार्शल लॉ लगाया था। मैं देश में मार्शल लॉ की घोषणा करता हूं। कोरिया गणराज्य को कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरियाई ताकतों से बचाने के लिए ये जरूरी है। इस घोषणा के बाद एक तरफ से प्रदर्शनकारी तो दूसरी तरफ से सेना ने संसद कूच कर दिया। इसके बाद साउथ कोरिया में अशांति लाने वाली कई तस्वीरों का आना शुरू हुआ। इससे पहले कि सेना पहुंचती, कुछ प्रदर्शनकारियों ने सिक्योरिटी बैरिकेड तोड़कर संसद के अंदर एंट्री ले ली। प्रदर्शनकारी संसद पर कब्जा करना चाहते थे। भीड़ के साथ सेना के हेलीकॉप्टर और गाड़ियां वहां दिखने लगी। हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां और फोर्स के साथ सेना ने संसद को कैप्चर करना शुरू कर दिया था। सेना और प्रदर्शनकारियों के साथ विपक्ष के सांसद भी एक एक कर संसद पहुंच रहे थे। राष्ट्रपति के मार्शल लॉ के बाद साउथ कोरिया के विपक्ष ने इमरजेंसी सत्र बुलाया। सेना से बचते हुए विपक्ष के सांसद संसद पहुंचे। फिर 3 घंटे के अंदर 300 में से 190 सांसदों ने मार्शल लॉ हटाने के प्रस्ताव पर मतदान दिया। इसके बाद विपक्ष ने सेना को वापस जाने को कहा। कोरिया गणराज्य के सैनिक सुने, अब से मार्शल लॉ की अवैध घोषणा के बाद राष्ट्रपति का आदेश स्पष्ट रूप से अवैध और असंवैधानिक माना जाएगा। संसद में मार्शल लॉ के खिलाफ हुई वोटिंग के बाद अगले 3 घंटे में राष्ट्रपति ने भी उसे हटाने की घोषणा कर दी। दरअसल दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगने से पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। अब सवाल उठने लगे कि आखिरकार इसकी नौबत क्यों आई। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इसके पीछे का कारण राष्ट्रपति की पत्नी का बैग बताया जा रहा है। राष्ट्रपति की पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने एक डिजाइनर हैंडबैग गिफ्ट लिया। आरोप है कि गिफ्ट स्वीकार कर फर्स्ट लेडी ने नियमों का उल्लंघन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि वीडियो स्पाई कैम के जरिए साजिश के तहत बनाया है। गिफ्ट लेने के लिए यून सुक योल ने माफी मांगी थी, लेकिन उन्होंने विपक्ष की जांच की मांग को खारिज कर दिया था। खबर असम से जुड़ी हुई, जहां राज्य सरकार ने आज से अपने राज्य में बीफ बैन करने का फैसला लिया है और इस फैसले के बाद असम उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां बीफ की बिक्री नहीं होगी। असम सरकार ने फैसला लिया है कि अब वहां किसी भी होटल या सार्वजनिक जगह पर बीफ की बिक्री नहीं होगी। असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के साथ साथ अब असम भी बीफ बैन करने वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गया है।
पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूँ। कैबिनेट के फैसले के बाद असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने कांग्रेस को बड़ा चैलेंज दे दिया। पीयूष ने कहा, मैं कांग्रेस को चैलेंज करता हूं कि वो असम में बीफ बैन के फैसले का समर्थन करे या पाकिस्तान चले जाए। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको याद होगा, असम में उपचुनाव हारने के बाद कांग्रेस के सांसद रकीबुल हुसैन ने बीजेपी पर बीफ बांटने का आरोप लगाया था। जवाब में हिमंता ने कहा था कि अगर कांग्रेस लिखित में मांग करे तो राज्य में इसे बैन कर दिया जाएगा। अब कांग्रेस के जवाब से पहले ही उन्होंने ऐसा कर दिया है।